नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। शहरों में रहने वालों के भी खर्चे होते हैं। ये क्या छोटी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दिनेश की पढ़ाई शहर में अपने घर पे रख पे करवाने से इनकार कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? तुम चाची हो उसकी उसके इतने से भी खर्चे नहीं उठा सकती। फिर तुम्हारे शहर में रहकर इतना कमाने से क्या फायदा? इतने पैसों पे क्या सांप बनकर बैठोगी जो बच्चे की पढ़ाई की दुश्मन बन गई? अम्मा मीनाक्षी को डांटते हुए बोली। अम्मा जी, मैंने कब उसकी पढ़ाई के लिए इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि हॉस्टल में भेज दो। मीनाक्षी अपना पल्ला सही करते हुए बोली। वहीं पास खड़ी उसकी जेठानी आरती भी अपना हाथ नचाते हुए बोली, अरे हम तो इन्हें अपना समझते थे, पर हमें क्या पता था, ये तो हमें अब पराया समझने लगी है। अरे मेरे बेटे को वहां जाके इसके साथ रहने में कौन सा इसकी आज़ादी में खलल पड़ जाता, जो इसने उसे अपने पास रखकर पढ़ाई कराने से इनकार कर दिया। ऊपर से ये तक कह रही है कि उसे हॉस्टल में रखवा दो। बताओ, घर वालों के वहां होने से क्या फायदा? दिनेश के बापू को पता चला तो बहुत नाराज हो रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, छोटी बहू ने किस मुंह से ये बात कह दी? क्या हम उसके कुछ भी नहीं लगते? आरती की बात सुनकर अम्मा गुस्से में तमतमाती हुई मीनाक्षी से बोली, देख छोटी बहू, छोटी है, छोटी बनकर रह। ज्यादा सर उठाने की जरूरत नहीं है। तेरी हरकत से दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तेरा कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम लोग? हम तो बेटे से बोल रहे हैं हमारे। वैसे भी बड़े बेटे बहू दिनेश के कॉलेज की फीस देने को तैयार ही हैं। तुम्हें तो बस खाने पीने का खर्चा करना है, और एक इंसान के खाने पीने में खर्च भला क्या ही जाता है? अम्मा जी, सिर्फ खाने पीने की बात होती तो बात अलग थी। पिछली बार सुरेश को भी हमने रखा था, पर उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब ने तो सिर्फ कॉलेज की फीस दी, पर कोचिंग का खर्चा, कॉलेज आने जाने का खर्चा, तो कभी किताब की जरूरत पड़ रही है तो कभी किसी चीज़ की, कभी कॉलेज के सेमिनार में बाहर जाना है तो कभी कुछ और। सारे खर्चे तो हमने ही उठाए थे। और उसके बाद भी कोई ना कोई गांव से उससे मिलने चला आता, और आता भी तो अकेला नहीं आता, साथ में 4-5 लोगों को लेकर आता है। उसको खिला पिला के तो भेजेंगे नहीं, सिर्फ शहर भी घुमाना पड़ता था। यहाँ से जब कोई गांव से आते थे तो कुछ ना कुछ विदा देना भी जरूरी होता था, नहीं तो वो लोग यहाँ जाके आप लोगों से शिकायत लगा देते थे कि मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की, और आप फट से फ़ोन खड़का देती और हमारी नाक कटा रहे हो क्या? इतना बजट बिगड़ गया था हमारा। ऊपर से ये भी ताने सुने कि हमने सुरेश को घर से काम करवाए हैं, उसे मुफ्त में अपने घर में नहीं रखा। तो बताइए अम्मा जी, अपना खुद का काम तो खुद ही करना पड़ता है। मेरे खुद के बच्चे भी हैं, वो भी अपना काम खुद करते हैं, और वो तो उससे छोटे भी हैं। मीनाक्षी ने यह बात आरती की तरफ देखकर कही तो आरती ने अपना सा मुंह बना लिया और फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मीनाक्षी अम्मा जी से बोली, देखिए अम्मा जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, इतने खर्चे तो हम नहीं उठा पाएंगे। मेरे बच्चे भी अब कॉलेज में आ चुके हैं, हमारे भी अपने खर्चे हैं। आखिर नौकरी के अलावा दूसरा कमाई का तो जरिया नहीं है हमारे पास। मीनाक्षी के इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनकर अम्मा चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी मिलके कमाते हो, फिर भी इतने खर्चे का रोना ही रोते रहते हो। शहर में मौज मस्ती के लिए पैसे चाहिए, लेकिन परिवार पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। माफ कीजिएगा अम्मा जी, दो लोग मिलके कमाते हैं तो क्या हो गया? शहर में रहने वालों के खर्चे भी होते हैं, वहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता। अगर एक की कमाई से घर की किस्त और बच्चों की फीस जाती है तो दूसरों की कमाई से घर चलता है। हमें हर चीज़ मोल देकर खरीदनी पड़ती है, यहाँ तक कि पानी भी मुफ्त नहीं है। मीनाक्षी ने कहा तो आरती चिढ़ते हुए बोली, अच्छा, आज घर के खर्चों की बात कर रही हो? तो हम भी बता दें कि हम भी वहाँ कोई मुफ्त में नहीं रहते, हम भी खर्चे करते हैं। ऊपर से तुम तो शहर जाकर बैठी हो, सारी रिश्तेदारी के अंदर लेन तो हमको ही करना होता है। और हाँ भाभी जी, लेन देन में सिर्फ लेना आपको करना होता है, देने के मामले में तो बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ये बात मत ही बोलिए कि आपके लेन देन हम अकेले करते हैं। कई प्रोग्राम में तो हम आते भी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से शगुन वगैरह बराबर से जाते रहता है, क्योंकि आधा खर्चा आप हमसे बराबर ही मांग लेते हो। मीनाक्षी आज बराबर जवाब दिए जा रही थी। ये देखकर आरती चिड़चिड़ाते हुए अंदर चली गई। वहीं अम्मा जी भी मुंह फुलाकर बैठ गई, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं करी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब दिनेश का बड़ा भाई रमेश पढ़ने के लिए अपने चाचा चाची के यहाँ शहर आया था। हालांकि वहाँ सिर्फ एक ही साल रुका था, उसके बाद अचानक ही बिजनेस करने की उसने ठान ली, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और दूसरे शहर चला गया। भैया जी ने तो कॉलेज की फीस देकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कह दी, और इतना कह के ली कि कोचिंग का खर्चा तो चाचा भी उठा ही सकता है, इतना हक तो है ही उसका। पर उसके कोचिंग की फीस, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पॉकेट मनी, सब खर्चा मीनाक्षी और रमन को ही उठाना पड़ा था। इसके अलावा कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कॉलेज का टूर जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई खर्चे होते ही रहते। इस सब के चलते मीनाक्षी के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका था। साथ ही उसकी नौकरी पे भी बनाई थी, ऊपर से हर महीने कोई ना कोई मिलने चला आता। कभी भैया जी मिलने आ जाते तो कभी भाभी जी, पर अकेले कभी नहीं आते। कभी भाभी जी की बहनें उनके मिलने के साथ में आती तो कभी उनके मामा मामी, और फिर 3-4 दिन रुक कर ही जाते। उस दौरान मीनाक्षी को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए उसे घर पे रुकना पड़ता,
और उसे शहर ना घुमाए तो भाभी जी का मुंह बन जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात वो लोग मुंह पे भी कह देते थे। उन्हें कोई गुरेज नहीं था कि हम तुम्हारे शहर आए तो थोड़ा घुमा फिरा कर भी लाओ, हम भी तो देखें तुम्हारे शहर की रौनक। इसलिए मीनाक्षी के साथ साथ रमन को भी छुट्टी करनी पड़ती। ऊपर से अगर विदा ढंग से नहीं दी तो उसकी बातें और बन जाती। फिर अम्मा फोन करके 3-4 दिन तक जान खाती रहती कि तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी। शहर में जाकर क्या बैठे, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं रहा। अरे इतना कमाते हो, थोड़ा बहुत किसी को दे दोगे तो कोई कमी नहीं पड़ जाएगी तुम्हारे खजाने में। और तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से ले जाया करो, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, इतना तो मैं तुमको दे ही दूंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुरेश ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो बदनामी भी उन्हीं लोगों की हुई। गांव में भाभी जी ने ये बात सब तरफ फैला दी कि सुरेश ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि चाची उससे घर का काम करवाती है। उसने पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिंदगी में कुछ करना है इसलिए व्यापार कर रहा है। सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगा। उसी समय उसने ठान लिया था कि अब भाभी जी ने अपने छोटे बेटे दिनेश को यहाँ भेजकर पढ़ाने की बात कही तो वो पलट के जवाब जरूर देगी। और आज आखिर वही हुआ। उसने पलट कर इनकार कर दिया तो इसी बात को सबने हंगामा खड़ा कर दिया और सबने पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद रमन और बड़े भैया भी आए। तब भी अम्मा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तब रमन ने इसका कारण पूछा तो अम्मा गुस्से में ही बोली, तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हो गई दिनेश को वहां रखकर पढ़ाने से मना करने से? आखिर तेरे ऊपर उसने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? अपनी पत्नी को थोड़ा दबा के नहीं रख सकता? आज अपने ससुरालियों के निर्णय के बीच में वो बोल रहे थे, तुम दोनों भाइयों के रिश्ते के बीच में वो खटास पैदा कर देगी। अम्मा की बातें सुनकर रमेश समझ गया कि आखिर बात क्या हुई होगी। तभी बड़े भैया भी बोले, रमन तुझे नहीं लगता तूने अपनी पत्नी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? उसने बड़ी विनम्रता से भैया से कहा, भैया जी मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। जब घर के खर्चों में वो मेरे साथ बराबर से खड़ी है तो मेरे घर को बनाने में ही मेरे साथ ही खड़ी है। तो मैं उसे दबा के रखना समझना ये तो बेवकूफ़ी है और मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। फिर अम्मा की तरफ मुंह करके बोला, और अम्मा मैं और मीनाक्षी घर कैसे चलाते हैं ये हमारा जी ही जानता है। हम कोई अमीर घराने के लोग तो है नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। क्या हमारे खर्च नहीं होते? नौकर चाकर रखने की हमारी औकात नहीं है और हमारे बच्चे मिलकर हम घर के काम कर लेते हैं। कल को दिनेश को भी परिवार का सदस्य मानकर मिलजुल के काम करने को कह दिया तो बदनामी हो जाएगी कि हम उससे घर का काम करवा रहे हैं, जैसा कि रमेश के साथ हुआ था। और वो भी अपने बड़े भाई की तरह निर्णय लेकर बैठ गया कि मुझे कोई बिजनेस करना है तो गांव भर में हमारी बदनामी होगी, वो अलग, हम उसे पढ़ाने से रोक दिया, ये सारी बातें आप कहते फिरेंगे तो दोबारा ये बदनामी हम सिर पे नहीं ले सकते। मीनाक्षी गलत नहीं बोल रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको दिनेश को पढ़ाना है तो हॉस्टल में डाल दो और अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ाओ। कहते हुए रमन ने हाथ जोड़ दिए। रमन से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसका कड़ा रुख देखकर अम्मा हैरान रह गई। आखिर रमन के आगे किसी की नहीं चली और सब चुप रह गए। आखिर दिनेश ने हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। ये बात अलग है कि रमन बीच बीच में उसे हॉस्टल जाके संभाल आता था या वीकेंड पे कभी कभी वो अपने चाचा चाची के घर आ जाता था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।